हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए भारत चीन के बीच आयोजित हुई कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग में कौन से अहम मुद्दों पर बात की गई है। भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला, चीन द्वारा नेपाल को धोखा दिए जाने वाली एक रिपोर्ट का खुलासा, चीनी सैनिकों की 99 सेकंड की स्किल का जवाब भारतीय सैनिकों ने अपनी 26 सेकंड की स्किल से दिया और एलएसी पर आर्मी के फायर पावर को बढ़ाने के लिए दर्जन भर टैंक्स रवाना। सीमा पर विवाद को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कल और आज जो कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग आयोजित की गई है, ये मीटिंग करीब 11 घंटे तक चली थी और इस मीटिंग में कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत की गई है, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि पैंगोंग त्सू लेक में अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करना, दूसरा गलवान घाटी में चाइनीज ट्रूप्स की तैनाती पीछे की तरफ की जाए और तीसरा अगर वायलेंस होगा तो भारतीय सेना पूरी तरह से परिस्थिति के अनुसार हरकत करेगी। और टॉप सोर्सेज के मुताबिक कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग मोल्डो में काफी सकारात्मक रूप से आयोजित की गई है और इस दौरान डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने के लिए आपसी सहमति एक बार फिर से बनी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये सहमति बन चुकी है और इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के सभी विवादित क्षेत्रों से डिसएंगेजमेंट के तौर तरीकों पर चर्चा की गई थी और दोनों पक्षों की ओर से इसे आगे बढ़ाया जाएगा और इस डिसएंगेजमेंट की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कर दी गई है। और गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 से तो दोनों देशों के सैनिक 15-16 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई है उसके बाद से ही पीछे हट गए थे, लेकिन अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 पर तनाव बना हुआ है। लेकिन अगर टॉप सोर्सेज की माने तो जिस तरीके से सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए खुद चीन ने सोमवार को ये मीटिंग बुलाई है, उससे ऐसा लगता है कि चीन बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहता है और यही वजह है कि मीटिंग एलएसी पर चीन की तरफ मोल्डो में हुई और चीन कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को होस्ट किया था। और इस बार इंडियन आर्मी के टॉप कमांडर्स पूरी तरीके से सचेत हैं क्योंकि 6 जून की मीटिंग के बाद भी चीन इसी तरीके से डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी गलवान घाटी वाली घटना हुई है। हालांकि अब इस मीटिंग में एक बार फिर से डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो अभी भी कुछ समय तक यहाँ पर विवाद बना रह सकता है क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है और खास करके फिंगर एरिया को लेकर। और अभी सैन्य कमांडर्स के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत होगी, तभी जाकर ये पूरा मामला पूरी तरीके से सुलझ पाएगा। और चीन की पिछली गतिविधियों को ध्यान में रखकर हम तो यही कहेंगे कि चीन भले ही किसी भी बात के लिए सहमति दे दे, लेकिन फिर भी चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि धोखा देना चीन की फितरत में है। और इसी बीच इंडियन आर्मी चीफ भी 2 दिन के लेह लद्दाख दौरे पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से लेह स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया है। और इसके अलावा पूर्वी लद्दाख से सटी चीन सीमा के हालात की समीक्षा कर लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर के ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया है। और सेना प्रमुख के साथ उधमपुर स्थित उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी भी मौजूद हैं और यहाँ पे आर्मी चीफ 14 कोर कमांडर और त्रिशूल डिवीजन कमांडर जैसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ 14 कोर में एक हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित करेंगे। भारत सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत न्यू दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन यानी कि उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को कहा है। और विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है और मंत्रालय का कहना है कि इसके साथ ही भारत भी इस्लामाबाद में अपनी उपस्थिति को कम करेगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नई दिल्ली में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो अब कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी का अड्डा बन चुका है। और अभी तक इस हाई कमीशन में 110 कर्मियों की अनुमति थी, लेकिन अब भारत ने इसे घटाकर 55 करने का फैसला लिया है, यानी कि पाकिस्तान के केवल 55 कर्मचारी ही इस हाई कमीशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा 23 जून को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 भी बरामद हुई है। बाकी ये ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के एक जवान के भी बुरी तरीके से घायल होने की खबर है, जो कि बाद में ज्यादा चोटें लगने की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और सीआरपीएफ का ये जवान घायल तब हुआ था जब आतंकियों ने कॉटन पार्टी पर ओपन फायर करना शुरू किया था। हम ईश्वर से
से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर योद्धा की आत्मा को शांति मिले। और इसी बीच कुपवाड़ा के मेजर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। और सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके कवर फायर में आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में कराने की कोशिश में है और ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ LOC की नौशेरा सेक्टर और साथ ही कुपवाड़ा और बारामूला में भी की गई है। हालांकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की इन सारी नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल से संबंधित सारे जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले वहीं मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर शामिल हो, जिसमें आप बाकी के डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडियन आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को चीन भारतीय सीमा पर चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की है और उनमें से 32 परियोजनाओं पर काम तेज करने का फैसला किया है। और ये फैसला एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई थी और इसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PRO और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के ऑफिसर्स मौजूद थे। और भारत चीन सीमा पर टोटल 73 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 12 सड़कों पर CPWD काम कर रही है और जबकि 61 पर BRO। और इस सारा निर्माण कार्य गृह मंत्रालय के डायरेक्ट सुपरविजन में है। और इसी दौरान नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट में, जिनमें से 10 जगहों पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है और 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और यहाँ पे चाइना द्वारा कब्जा किया गया है। और चीन की TAR सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का जो रास्ता है वो बदल गया है और वे अब नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। और जबकि न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अगर ये जारी रहता है तो नेपाल का एक बड़ा हिस्सा TAR में चला जाएगा और अगर समय पर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर नेपाल की और भी ज्यादा जमीन चीन के कब्जे में हो जाएगी। और ऐसे में नेपाल को भी जल्द से जल्द ये समझने की जरूरत है कि चीन एक ऐसा देश है जो भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और जबकि इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है, चीन के साथ भारत का व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 48.7 बिलियन डॉलर तक सीमित था, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम है। और 2019 और 20 में पाया गया है कि चीन से इम्पोर्ट में 7% तक की गिरावट आई है, यानी कि भारत ने चीन के साथ अपना व्यापार कम कर दिया है। और 2017 से ही ये जरूरी कदम उठाए गए थे और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखी गई है। और इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन के साथ भारत अपना व्यापार कम कर रहा है, तो शायद चीन को ये बात बर्दाश्त नहीं है, तो इसी के चलते वो LAC पर तनाव बढ़ाकर इन सब चीजों को मैनेज करना चाहता है। 15 जून की गलवान घाटी वाली घटना के बाद से चीन की तरफ से भारत पर होने वाले साइबर अटैक्स की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। और एक नई डेटा के मुताबिक 15 जून से लेकर अभी तक चाइनीज हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस में 40,300 से भी अधिक बार साइबर अटैक्स करने की कोशिश की है। और इनमें से अधिकतर अटैक्स चाइना के सेचुआन प्रांत से ओरिजिनेट हुए हैं और सेचुआन एरिया चाइना साइबर वॉरफेयर का हेडक्वार्टर है। और इंडियन अथॉरिटीज इस बात को वेरीफाई करने में लगी हुई है कि ये जो साइबर अटैक्स हुए हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं या फिर ये पूरी तरीके से नॉन स्टेट पावर्स द्वारा किए गए हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद हम ये तो कह सकते हैं कि भारत और चाइना भले ही युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने सीमा पर विवाद को बढ़ा के रखा हुआ है, इससे तो यही साबित होता है कि अब ये दोनों देश आपस में मित्र भी नहीं है। और इसी बीच चाइना के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स अपने अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडास चलाने में लगी हुई है। और इसी के तहत ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो ट्रूप्स हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि उनकी आंखों में पट्टी लगी है और इसके साथ उन्होंने 99 सेकंड के अंदर राइफल्स और पिस्टल्स को असेंबल किया है। और इसी के काउंटर में एक वीडियो भारत के ट्विटर अकाउंट से भी पोस्ट की गई थी जिसमें ITBP के सोल्जर्स ने 2 राइफल्स को 26 सेकंड के अंदर ही सिंगल हैंडेड असेंबल और डीअसेंबल करके दिखाया है। और आपको ITBP सोल्जर्स वाली ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वहीं ग्लोबल टाइम्स ने एक और वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि चाइनीज सोल्जर्स सोते हुए भी अपनी जो गन है उसे अपने साथ रखते हैं और उस समय भी उनसे कोई उनकी गन छीन नहीं सकता है। हालांकि इस वीडियो से ये तो साफ मालूम पड़ रहा है कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनको एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है और उनकी इस ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपए काटना तो बनता है। और जो आजकल चाइना के स्टेट मीडिया इस तरीके की पोस्ट कर रही है, इससे तो हमें पाकिस्तान की DG ISPR की याद आती है और खास करके तब जब उसको मेजर जनरल आसिफ गफूर भी ऑपरेट करते थे, क्योंकि दोनों की हरकतें बिल्कुल समान है। और अभी आप में से कई लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि हम इस तरह की न्यूज कवर कर ही क्यों रहे हैं। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई हमारा मनोरंजन करना चाह रहा है तो हम उसका आनंद क्यों न लें। बाकी चाइना के
स्टेट मीडिया का तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वे अपने सैनिकों का सम्मान करने के काबिल नहीं है तो वे इस काबिल भी नहीं है कि वो इनकी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करें। LAC पर इंडियन आर्मी के फायर पावर को बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा आर्मी के दर्जन भर टैंक्स को एयरलिफ्ट किया गया है और इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में सीमा के पास टेक्निकल ड्रोन सर्विलियंस को बढ़ा दिया गया है, जिसमें हेरोन ड्रोन्स की मदद से सर्विलियंस की जा रही है। और इसके अलावा आज मंगलवार को इंडियन नेवी के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी तौर पर बनाए गए फाइट कैटेगरी इक्विपमेंट, जिनमें वेपन्स और रडार्स भी शामिल हैं, इन स्वदेशी इक्विपमेंट्स की संख्या केवल 45% है और इसलिए MSMEs के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें वे स्वदेशी तौर पर इन इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी की मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये इंडियन नेवी के लिए एक गर्व की बात है कि जो फ्लोट कैटेगरी के इक्विपमेंट है उनमें से 90% और मूव कैटेगरी के 65% इक्विपमेंट स्वदेशी तौर पर ही बनाए गए हैं और इसलिए अब स्वदेशी फाइट कैटेगरी इक्विपमेंट्स की परसेंटेज को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। बता दें कि फ्लोट कैटेगरी में वो सभी इक्विपमेंट्स आते हैं जो किसी वेसल हल के स्ट्रक्चर और फिटिंग से संबंधित होते हैं और वहीं मूव कैटेगरी में प्रोपल्शन सिस्टम, पावर जनरेशन टरबाइन सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम्स आते हैं और जबकि फाइट कैटेगरी में शिप्स में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के वेपन्स और सेंसर सिस्टम आते हैं जो कि शिप की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।